नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। इसमें थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, और मुख्यतः इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। और साथ साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ था, उस हिमालय के निर्माण के पीछे कौन कौन से दो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देख लिया था भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में। उसमें हमने देख लिया था आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, इस प्रकार से जो शैल समूह हुआ करते थे, कौन से शैल समूह में किस प्रकार के खनिज पाए जाते थे, इन सब के बारे में भी जानकारी हासिल हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करें, इसमें हम देखें कि जो भारत की भूमि है इसमें अनेक प्रकार के भौतिक लक्षण विद्यमान हैं और अनेक प्रकार की विविधता यहाँ पर है। यानी कि ये कोई एकदम पूरा मैदानी, कोई पठारी, कोई एकदम पर्वतीय भाग सिर्फ ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहीं कहीं देखिए तो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, कहीं पठार है, कहीं नदी घाटियाँ हैं, तो कहीं विस्तृत मैदान भी हैं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा चित्र में, यहाँ पर विस्तृत मैदान है, यहाँ पर पूरे ये पठार, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर दक्षिण का पठार है, ये मरुस्थलीय भाग है ना। ठीक, यहाँ पर देखे जाए अगर तो यहाँ पर अरावली, सतपुड़ा और विंध्य, इस प्रकार से ये पुरानी हमारे यहाँ भारत की जो पर्वतमालाएं हैं। साथ ही साथ अगर नवीन देखें तो हिमालय पर्वतमालाएं हैं, जो ये हिमालय हैं ये नवीन पर्वतमाला है। और यहाँ पर अरावली है, ये विंध्यन है, ये सतपुड़ा है, ये क्या है, ये प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। तो प्राचीन पर्वतमालाएं, नवीन पर्वतमालाएं भी भारत में हैं। भारत की भूमि का लगभग जो 57% क्षेत्र है वहाँ पर पर्वतमालाओं का विस्तार है, और उन 57% क्षेत्र में से लगभग 27% क्षेत्र जो है वहाँ पर पठार है ना। ये जो 57% है पहाड़ी वाला, उसमें पठारी भाग भी है लगभग 27%, और मैदानी क्षेत्र अगर देखें तो वो 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है भारत में, है ना। तो अधिकतर भाग जो है वो भारत का मैदानी क्षेत्र नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि भारत का अधिकतम भाग जो है वो मैदानी क्षेत्र है, तो नहीं, अधिकतर भाग पठारी और पहाड़ी क्षेत्र भारत में हैं। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं भारत के जो भू आकृतिक वर्गीकरण है उसके ऊपर। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्गीकरण दिया हुआ है ना, सब हम देख लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 4 बताए हैं तो आप यहाँ पर बैठ जाओ, सर मैंने एक बुक में पढ़ा है, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ा, वहाँ पर 6 दिए हैं, आपने 4 कैसे बताएं। उन सबकी हम चर्चा करेंगे, है ना। मतलब एकदम से दिल पे नहीं लेना है किसी बात को, दिमाग खुला रख के खुले विचारों से पढ़ना है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे भू आकृतिक वर्गीकरण में हिमालय पर्वत है। देखिए ये हिमालय पर्वत यहाँ से जा रहा है। प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय प्रदेश है पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, है ना। तटीय मैदान है, ये जो आपको पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट आपको दिया हुआ है ना। गंगा और सिंधु का मैदान है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का ये ग्रीन में आपको दिख रहा है। यहाँ पर इंडियन डेजर्ट्स भी है, जो अपना थार का मरुस्थल है। साथ ही साथ यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र भी है ना, ये द्वीप समूह। तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार और यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह। इनके बारे में भी जानकारी हासिल हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा वर्गीकरण, इसमें सबसे पहले क्या है, हिमालय पर्वत। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय पर्वत देखा है तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, है ना। तो जो हिमालय पर्वत है वो एक बड़ी ही जटिल पर्वत प्रणाली है। यहाँ कैम्ब्रियन पूर्व काल से लेकर इयोसीन युग जो हैं वहाँ तक की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। और इस हिमालय पर्वत में चट्टानें अधिकतर कैसी है, परतदार और रूपांतरित चट्टानें हैं। अधिकतर चट्टानें कैसी है, परतदार और रूपांतरित चट्टानें इसकी है। हालांकि जो हिमालय पर्वत है इसमें हम आगे देखेंगे कि अवसादी चट्टानें भी पाई जाती है, जो सबसे नवीन जो हिमालय पर्वत का भाग है जिसे हम शिवालिक कहते हैं उसमें, है ना। तो परतदार और रूपांतरित इसमें चट्टानें हैं। और यहाँ पर तीव्र वलन और भ्रंशन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। वलन मतलब इस प्रकार से वलन पड़ जाता है ना, भ्रंश मतलब इस प्रकार से घाटियाँ बनी हुई, उस प्रकार के चीज़ें भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रमुख सिद्धांत जो है हमारे सामने
हैं। एक है भू अभिनतिक सिद्धांत और एक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में तो ऑलरेडी हम जब हम देख रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी देख रहे थे तब मैंने आपको वहाँ पर ऑलरेडी बता दिया था ये, फिर भी यहाँ पे डिस्कस हम कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भू अभिनतिक सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले भू अभिनतिक सिद्धांत दिया किसने, तो कोबर, स्वेस और अर्गेंड नाम के जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने दिया था भू अभिनतिक सिद्धांत। अब इसको हम समझें, ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व था, ये ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद कीजिए पेंजिया और पेंथालासा, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था, है ना, पूरे एक पृथ्वी का भूभाग होता है ना, ये पूरा पृथ्वी का एक भूभाग है। ये जो इसके चारों तरफ ये जो जल है वो है पेंथालासा, ये है पेंजिया, ठीक है। फिर ये पेंजिया क्या होता है, ये पेंजिया जो है ये दो भागों में टूट जाता है, एक है, माफ कीजिएगा, ये अंगारा लैंड और एक क्या हो जाता है गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, ये दो भाग हो जाते हैं पेंजिया के। अब भारत किसका भाग था, इस गोंडवाना लैंड का ही। अब इस गोंडवाना लैंड से भी जो नदियाँ निकल रही है इस प्रकार से, और इनके बीच में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इनके बीच में ये क्या है, ये टेथिस महासागर है। क्या है, टेथिस महासागर। अब यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं गोंडवाना लैंड से, कुछ नदियाँ अंगारा लैंड से भी निकल रही है। अब करोड़ों साल तक ये नदियाँ बह रही है, अवसाद अपने साथ ला रही है। ये अवसाद ला के किस में गिर रही है, यहाँ डाल रही है ये टेथिस भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब होता है कोई भी इस प्रकार सा गड्ढा जो होता है ना, इस प्रकार से धसा हुआ क्षेत्र, उसे भूसन्नति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूसन्नति उसे कहते हैं। तो ये नदियाँ ला के अपने अवसाद यहाँ पर जमा कर रही है। कालांतर में ये अवसाद यहाँ पर खूब मात्रा में जमा हो जाता है, इसमें दबाव उत्पन्न होता है, और इस दबाव की वजह से देखिए ये यहाँ पर है अंगारा लैंड, यहाँ से जो नदियाँ आ रही है ये गाद इकट्ठा कर दे रही है अवसाद। यहाँ से जो गोंडवाना लैंड है यहाँ की भी नदियाँ आ रही है, और यहाँ पर टेथिस सागर में अवसाद जो है वो भर जाते हैं। टेथिस सागर में अवसाद भरने की वजह से इसमें बिछाव होता है, यानी कि एक वलन यहाँ पर पड़ता है। उस वलन की वजह से यहाँ पर जो है ये पर्वत श्रेणियाँ उभर के सामने आ जाती है, और यही पर्वत श्रेणियाँ जो है ये हिमालय का निर्माण करती है। समझ गए आप, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ जो है इसमें निकल के सामने आ जाती है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। इन 3 श्रेणियों के बारे में भी हम आगे जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि ये वृहत हिमालय है, या इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। फिर इसमें ये मध्य हिमालय है, और इसे कहते हैं शिवालिक। तो इस प्रकार से ये 3 श्रेणियाँ जो है ये उद्भव हो जाता है, किससे, कोबर के अनुसार, जो भू अभिनतिक सिद्धांत था उसके अनुसार। ठीक है, ये चित्र की सहायता से समझा दिया। दूसरा जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, और भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये भाग था। फिर ये उत्तर की ओर जो है वो प्रवाह करता है, और ये प्रवाह क्यों करता है ये सब कारण ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आपको बता रखा है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब रीयूनियन आइलैंड्स हैं अफ्रीका के पास में, तो रीयूनियन आइलैंड से होकर जब गुजरता है तो वहाँ पर हॉटस्पॉट गतिविधि होती रहती है। उसकी वजह से यहाँ पर जो अपना दक्कन का पठार है वो तभी निर्माण होता है, लावा का प्रभाव वहाँ पर होता रहता है ना। फिर ये इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आकर टकराता है यूरेशियन प्लेट से, और जब ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट टकराती है तो इन दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेटों के टकराने की वजह से क्या होता है, वलन पड़ता है, और उस वलन की वजह से ही 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण हो जाता है, और वो आज क्या कहलाती है, हिमालय कहलाती हैं। यही सब इसमें बताया गया है। अब देखिए ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये जो यूरेशियन प्लेट जब ये आगे बढ़ रही थी, तो इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आगे भी कुछ समुद्री क्षेत्र हुआ करता था, और इस प्लेट के आगे भी, यानी जो अपनी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, इन प्लेट के आगे भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आगे ये जो भूसन्नति यहाँ पर हुआ करती थी, ये आगे वाला ये जो अवसाद वगैरह हुआ करता था, ये यहाँ पर टेथिस महासागर का हिस्सा था,
तो ये तैतीस महासागर जो है तो यहाँ पर ओशनिक प्लेट भी होती है। तो सबसे पहले ये दो ओशनिक प्लेट्स जो है ये टकराती है, इनके आगे की जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो टकराती है। ये मैं ऑलरेडी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ इस प्रकार से। ये सब जब ये टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, ओशनिक प्लेट जब टकराती है तो वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनते हैं, है ना, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनते हैं। तो ज्वालामुखी जो द्वीप बनते हैं इस प्रकार से, वो कहाँ पर उसका निर्माण हुआ है, तो जो अपना काराकोरम है, काराकोरम वहाँ पर जो है इस प्रकार का निर्माण वहाँ पर हो रखा है। ज्वालामुखी के वहाँ पर संकेत भी हमें मिले हैं। तो इनमें से बाद में एक जो है उसकी सब्डक्ट हो जाती है नीचे ओशनिक प्लेट, तो फिर एक जगह ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराव हुए होता है। तो आज का जो काराकोरम क्षेत्र है वहाँ पर हमें किसके प्रमाण भी मिलते हैं, वहाँ पर हमें ज्वालामुखी के प्रमाण भी मिलते हैं। कारा का मतलब ही काला होता है ना, तो वहाँ पर काला पत्थर वगैरह इस प्रकार से मिलता है। तो काराकोरम वो क्षेत्र है ना। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो काराकोरम वाला क्षेत्र है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। जियोग्राफिकली ये हिमालय का पार्ट नहीं है। अगर हम देखें तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये आगे हम अभी देखते हैं। अब भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जो विद्यमान हैं, ये पूरी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। देखिए ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और यहाँ पर ये सबसे ऊंची है संसार में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ पर है, वो यही हिमालय पर्वत में ही है। जो सिंधु नदी है और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसे 3 भागों में बांट देती है। किस प्रकार से, देखिए ये यहाँ पर सिंधु नदी होकर इस प्रकार से गुजरती है। तो एक तो इसको उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, एक यहाँ पर देखिए सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसको 3 भागों में बांट देती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर आती है, और इसके आगे ये जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कौन कौन से बांट देती हैं, एक है पार हिमालय, एक है उत्तर पूर्व हिमालय और एक है मुख्य हिमालय। इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ये हिमालय का भाग नहीं है। यानी कि जो मेन हिमालय हैं उसमें तो 3 श्रेणियां हैं, ये हिमाद्री या वृहद हिमालय, ये यहाँ पर मध्य हिमालय और ये है शिवालिक। ये 3 श्रेणियां जो हैं ये क्या है, ये भाग है हिमालय का। परंतु ज्योग्राफिकली जो ये ट्रांस हिमालय हैं वो हिमालय का भाग नहीं है। ये जो ट्रांस हिमालय हैं वो हिमालय के आप कहो कि उत्तर के साइड 3 समानांतर श्रेणियां हैं। उस 3 समानांतर श्रेणियों को मिलाकर क्या बनता है, ट्रांस हिमालय बनता है। और इन 3 समानांतर श्रेणियों के नाम क्या है, सबसे उत्तर में है काराकोरम, आपको यहाँ पर दिख रही होगी चित्र में। उसके बाद में आ जाती है लद्दाख और उसके बाद में आ जाती है जास्कर। इनको याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं, KLJ, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब यहाँ पर हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब इन तीनों को मिलाकर क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। और काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में है। तो सबसे पहले हमने देखा ना कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, ठीक है। अब हिमालय का जब उत्थान हुआ था और 33 महासागर में जो अवसाद जमा थे उसकी वजह से जो निर्माण होता है हिमालय का, परंतु इस ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है इस मलबों से नहीं हुआ है, ये यूरेशियन प्लेट का ही भाग है। ये जो ट्रांस हिमालय हैं ये ऑलरेडी जो अपने यूरेशियन प्लेट है ना, उस यूरेशियन प्लेट का ही भाग है। ये कोई अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये मिली तब जाके नहीं बनाई, ये तो अपनी जो यूरेशियन प्लेट है ऑलरेडी उसका भाग है ये जो ट्रांस हिमालय है वो। इसीलिए ये ज्योग्राफिकली हिमालय का पार्ट नहीं है। ये देखिए ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आती है। ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, KLJ, ये याद रख लेना आपको, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। अब ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो हिमालय से पहले ही हो चुका है। इसका मतलब ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रेणी है। कल को ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है, तो नहीं, ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है और हिमालय पर्वत श्रृंखला से प्राचीन है ट्रांस हिमालय, है ना। अब ट्रांस हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो इस ऊंचाई की वजह से ये वर्ष भर हिमाच्छादित ही रहता है, यानी हमेशा यहाँ बर्फ ही जमी रहती है। इसलिए यहाँ पर कोई वनस्पति भी अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती। वनस्पति कहाँ पाई जाएगी,
पूरा आपने सुना है सियाचिन ग्लेशियर में वनस्पति है, नहीं है ना। तो क्योंकि वो वर्ष भर हिम से ही ढका हुआ रहता है, तो कहाँ वहाँ पर बर्फ उगेगी, या सॉरी वनस्पति उगेगी। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है, और काराकोरम ट्रांस हिमालय की ही नहीं बल्कि भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये भी आपको याद रखना है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या है, काराकोरम ही है। सिर्फ ट्रांस हिमालय की नहीं है बल्कि भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी जो है वो काराकोरम ही है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है, तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ही है। अब आपने सुना होगा कि सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट है, तो वो एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है, समझ रहे हो। भारत, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। कंफ्यूज मत आना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। यहां डिस्कस कर लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और ये किसमें है, काराकोरम में। के लगा दें, इसका मतलब ये काराकोरम में। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, पर ये हिमालय का भाग नहीं है। ये किसमें है, ये तो ट्रांस हिमालय में। तो हिमालय श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा, और ये कहाँ है, ये है सिक्किम में। अब याद रखना, क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट। आपको पूछे कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी बताओ भारत की, तो आप कहोगे कंचनजंगा, ना कि एवरेस्ट लगा दोगे, क्योंकि वो एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और सिर्फ क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम में है। आगे समझ में बात आई गई होगी, तो बाकी आप समझदार हैं ही। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। चलते हैं आगे। अब काराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी में 4 जो फेमस ग्लेशियर हैं वो इसी काराकोरम श्रेणी में हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और ये हिस्पर, आपको दिख रहा होगा ये सब यहाँ पर, ये देखिए ये है ना, ये श्रेणी में। तो ये हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा और सियाचिन ये किस में है, ये काराकोरम में ही है। ये सब भी आपको याद रखना, यूपीएससी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछती है, और ऐसे क्वेश्चन पूछती है वो, तो आपको याद रखना काराकोरम में है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। कल का आपको कहते हैं कि लद्दाख श्रेणी में, तो नहीं, लद्दाख श्रेणी में नहीं है, किस में है, काराकोरम श्रेणी में है। भारत के जो मुख्य 4 जो ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, ठीक है। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक जाता है, यानी कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये काराकोरम श्रेणी आगे जाकर तिब्बत, अब तो जिसे चीन कहते हैं, क्योंकि चीन ने हड़प लिया था तिब्बत को, हम तो तिब्बत ही कहेंगे। चीन तो ऐसे कल को अरुणाचल प्रदेश को अपना बता देगा, तो हम क्या अरुणाचल प्रदेश को भी चीन का मान लेंगे। तिब्बत जो है, तिब्बत की सरकार है, तिब्बत की सरकार चलती है धर्मशाला से। तिब्बत के सब नेता, वहाँ के प्रधानमंत्री सब बनते हैं, वहाँ के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, वो धर्मशाला से सरकार चलाते हैं, है ना। तो ये तिब्बत तक आगे जाती है काराकोरम, और तिब्बत में इस काराकोरम श्रेणी को कहते हैं कैलाश श्रेणी। तो आगे जाके जो कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत में इसको ही कहते हैं कैलाश श्रेणी। ये काराकोरम जब आगे चली जाती है तो यहाँ इसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है, कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी रहते हैं। तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं वो तो हमें नहीं पता, मगर ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। पानी पी लूँ एक बार, ठीक है। अब काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी आएगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो इसके दक्षिण में कौन सी आएगी, लद्दाख श्रेणी, है ना। और इस लद्दाख श्रेणी के ऊपर ही क्या है, राकापोशी शिखर है। तो लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, राकापोशी शिखर है। देखिए ये लद्दाख, ये देखिए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, 8611, और माउंट एवरेस्ट कितनी है 8848, और ये तो बढ़ती भी रहती है, ये मीटर है ना कि फीट। अब इसके नीचे देखिए ये है क्या, लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है
ये राकापोशी, और इसका ढाल जो है बहुत ही तीव्र है। और इस लद्दाख के नीचे क्या है, ये श्रेणी है जास्कर। सारी जानकारी धीरे धीरे हासिल हम करते चलेंगे। राकापोशी शिखर दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये आपको याद रखना है। और ये राकापोशी शिखर किस पे है, ये लद्दाख पे है। तो काराकोरम, इस पे है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख पे है राकापोशी। अब आ जाती है जास्कर। और लद्दाख श्रेणी के बारे में यहाँ जानकारी हासिल कर लेते हैं। लद्दाख श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है, यानी कि ये जो लद्दाख है, इस लद्दाख के ऊपर एक नदी बहती है, इस लद्दाख के नीचे एक नदी बहती है। कौन कौन सी नदी बहती हैं अभी जानकारी हासिल करेंगे। इसके उत्तर में जो नदी बहती है ये है श्योक नदी। कौन सी नदी है ये, इस नदी का नाम है श्योक नदी। और इसके दक्षिण में ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया था एक बार, श्योक नदी के उत्तर में जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है ना। तो ये श्योक नदी है, श्योक नदी के उत्तर में काराकोरम, और काराकोरम में ही तो सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर ग्लेशियर है। तो श्योक नदी के उत्तर में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। ऐसा क्वेश्चन बन गया था। तो श्योक नदी लद्दाख के ऊपर से बहती है और लद्दाख श्रेणी के नीचे से बहती है सिंधु नदी, और ये जो श्योक नदी है वो आगे जाके सिंधु नदी में ही मिल जाती है। तो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। समझ में आई आपको बात, आगे समझ में नहीं आएगी तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये देखिए अपने हैं काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर श्रेणी। अब इस लद्दाख श्रेणी के ऊपर से एक नदी बहती है, इस नदी का क्या नाम है, श्योक नदी। और इस लद्दाख श्रेणी के नीचे से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। और ये श्योक नदी जो है इस सिंधु नदी की सहायक नदी है। और क्वेश्चन यूपीएससी ने इस प्रकार से पूछ लिया था कि श्योक नदी के उत्तर में कोई ऐसा स्टेटमेंट था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ है। तो आ गया था कि लद्दाख श्रेणी के पूर्व में, तो लद्दाख श्रेणी के पूर्व में तो बिल्कुल नहीं है। और भी और स्टेटमेंट आए थे, उस स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट था कि श्योक नदी के उत्तर में, तो बिल्कुल श्योक नदी, ये श्योक नदी है, इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम। तो काराकोरम में ही तो है सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा और बियाफो, है ना। तो इस श्योक नदी के उत्तर में क्या है, ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये सब हमने देख लिया, चलिए आगे जाते हैं। अब सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, तिब्बत के पठार से निकलती है। और सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर पश्चिम क्या है, ये अगर ऐसा देखें तो ये है ना उत्तर पश्चिम, ये तो इस प्रकार से नदी बहती है, ये है ना नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुई लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती है ना। तो अब समझ में आएगा, यहाँ ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। अब यहाँ से कौन सी नदी बह रही है, श्योक नदी। यहाँ से कौन सी नदी बह रही है लद्दाख के नीचे से, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी कौन से दो श्रेणियों के बीच से होकर गुजर रही है, तो देखिए ऊपर तो इसके है लद्दाख और नीचे है जास्कर। समझ गया बात। और यहीं पे इस सिंधु नदी के दाएं किनारे पर ही यहीं पे क्या है, लेह। और ये लेह किसकी राजधानी है, अभी जो अपनी यूटी है लद्दाख, उस लद्दाख की राजधानी है लेह। और ये लद्दाख की राजधानी लेह किसकी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये भी आपको याद रख लेना है। और सिंधु नदी कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है, तो ये लद्दाख और ये जास्कर। ये चीज़ें आपको मर जाने पर भी नहीं भूलनी है, बार बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये तीन श्रेणियाँ हो गई ट्रांस हिमालय की। इन तीन हिमालय, ये इनके बीच में ये जो सचर जोन यहाँ पर है ये, अब यहाँ से जो ये वाला क्षेत्र जा रहा है ये तो क्या है, ये वृहद हिमालय है। क्या है ये, वृहद हिमालय, जो कि वास्तविकता में हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसका पार्ट है। इसके नीचे आ जाएगा मध्य हिमालय, उसके नीचे आ जाएगा शिवालिक, है ना। तो इनके बीच में जो है ये एक सचर जोन विद्यमान है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा होगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज के में हमने सबसे पहले तो हिमालय जो है, उस हिमालय के निर्माण के दो सिद्धांत हमने देख लिए। एक तो भूअभिनति
भू अभिनति कह लो, भू सन्नति कह लो, और एक प्लेट टेक्टोनिक देख लिया। ये कोबर ने दिया था और ये तो किसने दिया था आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया आज कि हिमालय जो श्रृंखला है इसके 3 श्रेणियां हुई सबसे पहले इस पर, और इसी प्रकार से चापाकार हैं ये। तो सबसे पहले कौन सी, ये है वृहत हिमालय, ये है मध्य हिमालय, इस वृहत को ही हिमाद्री भी कहते हैं, है ना, ये मध्य हिमालय, और ये सबसे नीचे वाली है इसको कहते हैं शिवालिक, ठीक है। फिर हमने आज के लेक्चर में जो जानकारी हासिल करी मुख्यतः वो हमने देखा ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी। एक तो ये हिमालय के भी उत्तर में, हिमालय जो है अपना उस हिमालय के भी उत्तर में, फिर ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय से पुराना है ट्रांस हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय तो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, इसका यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। अब इस ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हमने देखा। इस काराकोरम श्रेणी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये जो है 8,816 मीटर ऊंची है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, समझ में आ गया आपको बात। और इस काराकोरम पे ही आपको दिखेंगे 4 ग्लेशियर, कौन से, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा और सियाचिन मिलेंगे। ये हमने देख लिया काराकोरम के बारे में, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं, काराकोरम के बारे में हमने देख लिया पूरा। इस काराकोरम के नीचे से एक नदी गुजरती है, यानी इसके दक्षिण में, नीचे ऊपर नहीं कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है, श्योक नदी, ठीक है साहब। ये है लद्दाख और ये है जास्कर। अब इस लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये है राकापोशी, और इस राकापोशी में क्या है, राकापोशी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, और एक किसमें है, लद्दाख में, ठीक है साहब। अब यहाँ से एक चीज़ और, इस लद्दाख श्रेणी के नीचे से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, यानी कि दक्षिण से होके, इसका नाम है सिंधु नदी। ये निकलती तो तिब्बत से है, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अब ये सिंधु नदी है, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी ही है ये श्योक नदी जो है, ये श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस श्योक नदी के उत्तर में अगर पूछे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये कहाँ है, क्योंकि ये काराकोरम में है तो ये इसके उत्तर में है, ये याद रखना, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट एक बार बन गया था, ठीक है साहब। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये कौन से उसके बीच से होकर गुजरती है, तो ये लद्दाख और साथ ही साथ जास्कर, इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के यहाँ दाएं तट पर क्या है, लेह है, और लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख की। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख में भी क्या चल रहा है, आंदोलन। कौन चला रहा है आंदोलन, सोनम वांगचुक। क्यों चला रहे हैं सोनम वांगचुक आंदोलन, वो चला रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। अब 6th शेड्यूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आप जाइए और पॉलिटी की बुक में जाके देखिए 6th शेड्यूल, या गूगल करके देखिए क्या इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये चला रहे हैं क्लाइमेट फास्ट, और जिसको मैं तो सपोर्ट करता हूँ, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। दूसरी बात, वो जो बात कह रहे हैं ना वो समझ में आती है, तर्कपूर्ण बातें हैं, क्योंकि अगर लद्दाख को नहीं बचाया गया तो वहाँ के जो ये ग्लेशियर्स हैं, ये सब ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, और ये ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे तो पानी हम कहाँ से पिएंगे, गंगा में पानी आना बंद हो जाएगा, है ना, यही बात। तो बस आज के लेक्चर में हमने इतना देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है, इससे आसान तरीके से कोई आपको नहीं समझाने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो अपना सारा कान, नाक, जो भी है आपके ज्ञानेंद्रियाँ सब खुली आपको इस लेक्चर में रखनी है। एक बार में मान लो आपको समझ में नहीं आया है तो एकदम हथियार मत उठा लेना कि समझ में नहीं आया, ये वो हार मत मान लेना। लेक्चर को वापस से देखना,
स्पीड बढ़ा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार शांतिपूर्ण ढंग से धीरे धीरे आराम से देखते जाना। एटलस अपने साथ में रखते जाना, पेन कॉपी साथ में रखना। जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ आप बनाते जाओगे एक बार तो वो आपको भी याद हो जाएंगी। बैठ कर रटने से कौन सी श्रेणी कहाँ है वो आपको याद नहीं होगी। आगे जो कल का लेक्चर है उसमें हम हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वृहद हिमालय कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब जानेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र दोस्त सखा जो है जो कोई UPSC PCS की तैयारी कर रहा हो या ग्रेजुएशन में हो या 12th में हो, जिसको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है हमारा चैनल जो है अवश्य शेयर कर सकते हैं। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।